आज हम बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम होना। फ्रोज़न शोल्डर क्या है? किस कारणों की वजह से ये होता है? इसके लक्षण क्या है? कैसे पता किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट क्या है? फ्रोज़न शोल्डर इसे पेरीआर्थराइटिस शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। पेरी मतलब चारों ओर, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, आइटिस इन्फ्लेमेशन। कंधे के जोड़ के चारों ओर इन्फ्लेमेशन हो जाना पेरी आर्थराइटिस शोल्डर होता है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस मतलब एडेसिव मतलब चिपक जाना, कैप्सूल मतलब जॉइंट का कैप्सूल जो जॉइंट के चारों ओर कंधे के चारों ओर होता है, जो कंधे को ताकत देता है। आइटिस इन्फ्लेमेशन तो कंधे के जोड़ के चारों ओर जो कैप्सूल है उसका इन्फ्लेमेशन होना और चिपक जाना, इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? शोल्डर को जब हम मूव करते हैं तो कंधे में दर्द होता है और जो कंधे का पूरा रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। इसमें कंधे के एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट रुक जाते हैं। जो पूरा रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए पूरा, वो नहीं हो पाता, वो किसी पॉइंट पे आके रुक जाता है, सीधा हाथ नहीं उठ पाता, कंधा जाम हो जाता है। शोल्डर जॉइंट इसे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट जो है कंधे का, ये बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है, बहुत टाइट हो जाता है। जो इसका जॉइंट का कैप्सूल है, वो चिपक जाता है और उसका जो लचकपन है वो खत्म हो जाता है। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया है कैप्सूल का, एडेशन हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है जॉइंट के कैप्सूल का कंधे के जॉइंट के चारों ओर। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। 40 से 70 की एज में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है ये, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल की वजह से। अब बात करते हैं इसमें 2 प्रकार से हम देख सकते हैं इसके कारण। पहला है शोल्डर कॉजेज़, जो कंधे में ही दिक्कत आने की वजह से, डायरेक्ट कंधे में दिक्कत कुछ आ गई है इस वजह से फ्रोज़न शोल्डर होना। दूसरा है नॉन शोल्डर कॉजेज़, मतलब कंधे में कहीं और बीमारी की वजह से दिक्कत आ जाना, इसे नॉन शोल्डर कॉजेज़ कहते हैं। शोल्डर कॉजेज़ में हम बात करते हैं सबसे पहले किसी सर्जरी होना या एक्सीडेंट होना, उसके बाद कंधा ज़्यादा रेस्ट में चला जाता है, तो इस वजह से कंधा जाम हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी हो जाना, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, टियर हो जाना, इस वजह से पेशेंट को काफ़ी देर तक रेस्ट करना पड़ता है और उससे पेन फ़ील होता है। वो पेन की वजह से मूवमेंट नहीं होता शोल्डर का और जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से जो कैप्सूल है शोल्डर का वो टाइट हो जाता है और फ्रोज़न शोल्डर बन जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाना बाइसेप्स मसल के टेंडन का, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कंधे की करने की वजह से जो बाइसेप्स मसल है वो इंजरी हो जाती है उसकी और उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस वजह से कंधा जाम हो जाता है। कंधे का फ्रैक्चर हो जाना या कंधे का निकल जाना, डिसलोकेशन हो जाना, इस वजह से प्लास्टर लगता है और कंधे को रेस्ट पे रखना पड़ता है 2-3 महीने तक। तो कंधा जब रेस्ट पे रहता है तो मूवमेंट नहीं होता कंधे का, वो धीरे-धीरे जाम होना लगता है, फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। नॉन शोल्डर कॉजेज़ में है कि डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्लड शुगर लेवल जो है पेशेंट का एब्नॉर्मल हो जाता है, इस वजह से डायबिटीज़ और थायरॉइड, ये दोनों हार्मोनल बीमारी है, इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फ्रोज़न शोल्डर। लकवे की बीमारी हो गई, पेशेंट को हाथ में लकवा हो गया है, इस वजह से कंधा जाम हो जाता है। कोई हार्ट की बीमारी हो गई हो या हार्ट सर्जरी हुई हो, उसके बाद भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। पार्किंसन डिज़ीज़ में भी फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की कि क्या-क्या चेंजेस आते हैं शोल्डर के अंदर, कंधे के अंदर। जब पेशेंट कोई एक्टिविटी करता है या एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें शोल्डर को अबडक्शन करना है, शोल्डर को बाहर ज़्यादा ले जाना है या शोल्डर को सीधे ऊपर ज़्यादा ले जाना है, ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा करनी है शोल्डर की। इस वजह से जो शोल्डर के चारों ओर मांसपेशियाँ, रोटेटर कफ मसल्स, बाइसेप्स मसल, इनकी इंजरी हो जाती है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस वजह से हीलिंग की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं और इस वजह से धीरे-धीरे कंधा जाम होने लगता है, जो कंधे का कैप्सूल है वो चिपकने लगता है। जब ये चिपकने लगता है कैप्सूल तो इस वजह से जो शोल्डर का नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं हो पाता, उसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने की वजह से बार-बार हाथ को बाहर ले जाने की एक्टिविटी
या एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से जो स्कैपुलर मसल्स है, बाइसेप्स मसल है, उसकी इंजरी हो जाती है। इस वजह से जो जॉइंट पे है बहुत ज़्यादा लोड आने पड़ता है और डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं जॉइंट का। इस वजह से जो कैप्सूल है वो फाइब्रोसिस में चले जाता है और चिपक जाता है, और जो शोल्डर का जो मूवमेंट है, जो मूव कर रहे हैं हम शोल्डर, वो कम हो जाता है, रुक जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो 3 स्टेजेस में है फ्रोजन शोल्डर को देखा जा सकता है। पहली स्टेज फ्रीजिंग स्टेज, स्टेज ऑफ पेन। ये 3 से 6 महीने तक रहती है स्टेज। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके कंधे में बहुत दर्द है, हाथ में बहुत दर्द है, जो मूवमेंट है वो कम हो गया है पहले से। और जो नाइट में सबसे ज़्यादा पेन नाइट में होता है, सोने में बहुत दिक्कत आती है। जो पेन है सिर्फ कंधे में है, एल्बो से नीचे नहीं आ रहा, सिर्फ कंधे में दर्द है। तो इस स्टेज में सिर्फ पेशेंट को पेन फील होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब धीरे धीरे स्टेज 2 में आ जाता है, जिसको फ्रोजन स्टेज और स्टेज ऑफ स्टिफनेस कहते हैं। ये 6 से 12 महीने तक रहती है स्टेज। इसमें पेशेंट का दर्द कम हो जाता है और धीरे धीरे कंधा जाम होने लगता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि दर्द कम है बट कंधा बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, जो हम कंधे को उठा रहे हैं वो उठ नहीं रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रहा कंधे का पूरा। कंधा का मूवमेंट कहीं एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है हाथ। फिर स्टेज 3 आती है थ्रोइंग स्टेज, स्टेज ऑफ रिकवरी। ये 12 से 18 महीने तक जैसे जैसे ये धीरे धीरे स्टेजेस में आता है, तो पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होने लगता है अपने आप ही। ये एक्सरसाइज करता है पेशेंट, तो उनका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो कंधा जहाँ अटक रहा था वहाँ से खुलने लगता है, और कंधा जाम होने से खुलने लगता है। तो रिकवरी होनी शुरू हो जाती है कंधे की। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे पता करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर चेक करता है, पेशेंट को बोलते हैं कि अपना हाथ ऊपर उठाओ, साइड में लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, हाथ को 90 डिग्री रख के एल्बो को अंदर लेके आओ, बाहर लेके आओ। और उससे आपका जो रेंज है वो चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर भी खुद अपने आपका आर्म पकड़ता है, फिर उसके बाद आपके कंधे को ऊपर उठाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, ताकि आपका पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन चेक होती है आपकी, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों अफेक्ट करता है। उसके बाद एनेस्थेसिया देख देते हैं, शोल्डर में इंजेक्ट करते हैं, ताकि और आपका जो शोल्डर का रेंज है एक्टिव और पैसिव वो चेक करते हैं। इससे भी चेक कर सकते हैं, एक्सरे, एमआरआई, इनसे भी पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेन एम होता है आपका ट्रीटमेंट का कि दर्द कम हो, क्योंकि इस टाइम में फ्रोजन शोल्डर के केस में बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द फील होता है, कंधा जाम हो जाता है। सबसे पहला मेन एम होता है कि पेशेंट का दर्द कम हो, और जो मूवमेंट रुक गया है, जो लचकपन नहीं आ पा रहा कंधे में, जो मूवमेंट है वो रुक गया है, जो वो वापस नॉर्मल रेंज में आए, जो पूरा मूवमेंट नहीं हो पा रहा वो पूरा मूवमेंट हो। इसके लिए दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स है, जैसे एनासिड्स, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ताकि दर्द कम हो। इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो कम हो। एसिटामिनोफेन है, पैरासिटामोल, वो भी रिकमेंड करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं शोल्डर जॉइंट में, ताकि जो पेन है वो कम हो, रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव हो। शोल्डर मैनिपुलेशन है एक टेक्निक, जिसमें शोल्डर जॉइंट को एनेस्थेसिया में रख के पेशेंट को शोल्डर जॉइंट को मूव करते हैं। शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, ये भी बेटर सर्जरी है। इसमें एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर, उस पॉइंट पे जहाँ पर अडहेशन हो गया है, चिपक गया है कंधा, जो कैप्सूल है वो चिपक गया है, उस चिपक जो स्कार बन गया है उसको हटाते हैं और वापस रिलीज करते हैं कंधे को, नॉर्मल करते हैं कंधे को। फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो आपको बर्फ का या गर्म का सेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद दिन में 2 या 3 बार करना, हर एक बार में 25 मिनट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दर्द कम हो, आपकी सूजन जो है कंधे में वो कम हो। वैसे सबसे ज़्यादा बर्फ का सेक, कोल्ड पैक करने की एडवाइस देते हैं सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोथेरेपी है, टेंस, अल्ट्रासाउंड, ये भी दर्द को कम करते हैं। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज है पैसिव शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें थेरेपिस्ट आपके आर्म को पकड़ के आपके कंधे के जितने भी मूवमेंट है, सीधा ले जाना, फ्लेक्शन, साइड में ले जाना, अबडक्शन, पीछे ले जाना, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारे मूवमेंट आपके थेरेपिस्ट कराते हैं आपको। ये सारे मूवमेंट जो आपका रेंज अटक गया उनको वो धीरे 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 ओपन करते हैं, उस रेंज को, कंधे जाम को धीरे 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 खोलते हैं। जैसे ये सारी एक्सरसाइज, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन।
सेकेंड एक्सरसाइज है शोल्डर टॉवल स्ट्रेचेस। इसमें आप कमर के पीछे ऐसे टॉवल को पकड़ते हैं दोनों एंड को, एक एंड से जैसे अगर आपकी इंजरी है लेफ्ट हैंड में तो राइट हैंड को ऊपर से टॉवल को पकड़ेंगे जैसे ये, और आपको ऐसे ऊपर और नीचे लाना है टॉवल को। ठीक है, ये 10 बार करना है, दिन में 2 बार। थर्ड एक्सरसाइज है पेंडुलम स्ट्रेच। इसमें आप पेशेंट शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रख देगा, आगे की तरफ झुकेंगे। जो जो सही है हाथ, जैसे लेफ्ट हाथ सही है तो उसको टेबल पे रख देंगे, रेस्ट पे रख देंगे, और जो खराब हाथ है उसको हवा में लटकाएंगे, थोड़ा आगे झुकेंगे और हाथ को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह घुमाएंगे। फिर है शोल्डर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे, जो भी मूवमेंट आपको थेरेपिस्ट करा रहे हैं वो सब आप सेल्फ करेंगे एक्सरसाइज। जैसे आप हाथ को सीधा ले जा रहे हैं, एक्सटेंशन में पीछे ले जा रहे हैं, अबडक्शन बाहर ले जा रहे हैं, अबडक्शन पास में ला रहे हैं, एल्बो को 90 डिग्री करके नीचे ले जा रहे हैं, इंटरनल रोटेशन, पीछे ले जा रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। फिर आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सरसाइजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ताकि जो आपकी शोल्डर मसल्स है उनका वो एक्टिवेट होए और मूवमेंट के लिए सही रहे। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको दीवार के सहारे खड़ा होना है, अपनी मुट्ठी बना के दीवार पे लगाना है, और जिस डायरेक्शन में भी आपको एक्सरसाइज करना है तो दीवार की तरफ आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर रिलैक्स करना है। ये 10 से 15 बार करना है, दिन में 2-3 बार। जैसे ये, अगर आप ऐसे सीधे खड़े तो आपको हाथ ऐसे रखना और आपका हाथ का प्रेशर दीवार की तरफ आएगा, प्रेस करना है दीवार की तरफ हर एक उसमें मूवमेंट में, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। देन सिक्स्थ एक्सरसाइज स्कैपुलर स्टेबिलाईजेशन एक्सरसाइज। इसमें स्कैपुलर जो मसल्स है उसको स्टेबिलाईज करने के लिए एक्सरसाइज होती है। इसमें आप पेट के बल पे लेटेंगे और उसके बाद ITY के फॉर्म में अपने हाथ को लेके जाएंगे। ये 10 से 15 बार करना है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेशेंट आई बना रहा है, टी बना रहा है, डब्ल्यू है, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। फिर सेवेंथ एक्सरसाइज है जैसे स्ट्रेंथनिंग विद अ रेजिस्टेंस बैंड। जैसे जैसे आपका रेंज ऑफ मोशन आने लगता है, आपका कंधा धीरे धीरे खुलने लगता है, तो अब आपको एक्सरसाइज रेजिस्टेंस बैंड से स्टार्ट करनी है। जो भी सारे आप मूवमेंट नॉर्मल कर रहे थे, हाथ को उठाना, साइड में ले जाना, वो सब आपको अब एक रेजिस्टेंस बैंड के हेल्प से करना है एक्सरसाइज सारी। जैसे एग्जाम डायग्राम में आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस बैंड है, उसको बाहर की तरफ खींच रहे हो, अंदर की तरफ ला रहे हो, एक्सटेंशन, अबडक्शन, जितने भी मूवमेंट है वो सब, ताकि जो आपकी है वो स्ट्रेंथ आ सके शोल्डर में। फिंगर वॉक एक्सरसाइज है। इसमें ऐसे ही आपको दीवार के सहारे सामने ऐसे देखते हुए खड़े होना है, अपने हाथ को सीधा रखना है, एल्बो बेंट नहीं होगी, फिंगर्स रखना है दीवार पे, और फिर धीरे धीरे फिंगर्स को ऊपर लेके जाना है। जहाँ तक आपको स्ट्रेच फील होता है वहाँ पॉइंट पे रोक के फिर वापस धीरे धीरे नीचे लेके आना है, फिंगर्स को एकदम स्ट्रेट रखना है एल्बो को पूरे प्रोसीजर में। नाइन्थ एक्सरसाइज क्रॉस बॉडी रीच। इसमें ऐसे ही आपको जो अच्छा आर्म है, आपका गुड आर्म है, उससे आपको आपके जो अफेक्टेड आर्म है जिसमें दिक्कत है उसके एल्बो को पकड़ के स्ट्रेच करना है, तो आपको स्ट्रेच फील होगा शोल्डर में, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। होल्ड करना है स्ट्रेच को 15 to 20 सेकेंड, फिर देन रिलैक्स। 10th एक्सरसाइज आर्म पैड स्ट्रेच। इसमें आपको जो अफेक्टेड आर्म है उससे उसको गुड आर्म यूज़ करना है और अफेक्टेड आर्म को लिफ्ट करना है, अपने शेल्फ पे रखना है, और फिर अपने घुटनों को नीचे लेके आना है, मोड़ना है, घुटनों को धीरे धीरे मोड़ना है। तो आपको जो आपके आर्म पिट है वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा, जैसे जैसे आप नी बेंड करते जाएंगे जेंटल एक स्ट्रेच फील होगा आर्म पिट में। जहाँ तक आप सहन कर सकते हो उस पॉइंट पे रुकना है, होल्ड करना है, फिर देन रिलैक्स। आउटवर्ड रोटेशन करेंगे, यही थेराबैंड या रबर एक्सरसाइज है। होल्ड करेंगे थेराबैंड को, आप एक्सरसाइज बैंड को अपने हाथ में, एल्बो को 90 डिग्री पे रखेंगे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर आप जो अफेक्टेड आर्म है उसको बाहर की तरफ लेके आएंगे, 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। ऐसे इनवर्ड रोटेशन है, आप जो डोर है उसके नॉब पे आप अपना थेरापेंट बांध लेंगे, एक एंड को आप पकड़ लेंगे, फिर देन आपको अंदर की तरफ लेके आना है, 90 डिग्री में एल्बो रख के हाथ को अंदर की तरफ थेरापेंट को लेके आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर देन रिलैक्स।
शोल्डर व्हील एक्सरसाइजेज है, ये आप क्लिनिक पे कर सकते हैं। आपको व्हील को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि जो आपका शोल्डर का है वो पूरा रोटेशन हो सके, शोल्डर का पूरा मूवमेंट हो सके। होम केयर है, आप अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, शोल्डर की जो ऊपर वाली एक्टिविटीज़ है वो करें ताकि आपका हाथ खुले, क्योंकि हाथ आपका पूरा ऊपर नहीं उठ पाता, तो आपका हाथ उठे, इसलिए ओवरहेड जो एक्टिविटी है शोल्डर की वो करें। एक्सरसाइज डेली करनी है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते। मेनली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर के केसेस में। अपना ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन करके रखें, बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाए कंधे से, हाथ से बहुत ज़्यादा वेट ना उठाना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, हमेशा बर्फ़ का या गर्म का सेक करना है। ज़्यादा आप करो तो बर्फ़ का सेक करो, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बर्फ़ का सेक दिन में 2-3 बार करो आप 25-25 मिनट तक। और अपना, अगर आपका राइट हैंड में दिक्कत है, राइट शोल्डर में दिक्कत है, तो आप उस तरफ ना सोए, लेफ्ट शोल्डर की तरफ हाथ रख के सोए, राइट में नहीं सोए अगर आपको राइट में दिक्कत है तो। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है एक्सरसाइज के साथ साथ। थैंक यू।